ढोलागंज नाम के गांव में रमेश अपने छोटे बेटे राजू और बहू शीला के साथ रहता था। उसका बड़ा बेटा किशन शशिपुर गांव में बिल्कुल अलग और अकेले अपनी पत्नी के साथ रहता था। किशन स्वभाव से बिल्कुल अलग था। रमेश अक्सर बीमार रहा करता था क्योंकि वह अब बहुत बूढ़ा हो चुका था। एक दिन रमेश का बेटा किशन और उसकी पत्नी रमेश के घर आया। क्या हाल है भैया? और घर में सब लोग ठीक हैं? हाँ भैया, आप लोग ठीक हो ना? इस बार बहुत दिन बाद घर आए हो। हाँ राजू, हम लोग तो ठीक हैं। राजू और शीला दोनों अपने भैया और भाभी का बहुत आदर करते थे, लेकिन भैया भाभी उनसे बहुत नफरत करते थे। कुछ देर के बाद किशन अपने पिता को मिलने जाता है। दूसरी ओर शीला राजू से कहती है कि अरे जी, वहाँ पड़ोस के गांव में मेला है और मुझे मेला देखने का बहुत शौक है, तो आप मुझे आज चलकर मेला दिखा लाओ। नहीं शीला, बाबूजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम लोग भैया भाभी और गांव वालों को क्या मुंह दिखाएंगे? अरे बाबूजी को आज भैया भाभी संभाल लेंगे। वैसे भी हम लोग ज्यादा टाइम थोड़ी ना लगाएंगे। हम लोग चलेंगे और तुरंत ही वहाँ से वापस चले आएंगे। अच्छा चलो ठीक है। शीला, मैं भैया और भाभी से कहकर आता हूँ कि बाबूजी को कुछ समय के लिए वे लोग देख लें और खाना पानी की जरूरत हो तो उन्हें दे दें। अपने भैया भाभी को यह बात बताकर राजू और शीला दोनों मेला देखने के लिए चले जाते हैं। कुछ समय बाद रमेश की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। तभी रमेश ने आवाज लगाई, अरे मीरा बहू, सुनो ना। हाँ, क्या हुआ बुड्ढे? क्यों चिल्ला रहे हो? बहू, अब मुझे लगता है कि मेरा अंतिम समय आ गया है। तुम तुरंत राजू और शीला को बुला लाओ। वे अभी ज्यादा दूर नहीं पहुंचे होंगे। मैं जमीन का बंटवारा करना चाहता हूं। रमेश की यह बातें सुनकर मीरा तुरंत किशन के पास जाती है और उससे कहती है, अरे जी, सुनते हो? मुझे लगता है कि अब इस बुड्ढे का आखिरी समय आ गया है, तो अब ये जमीन का बंटवारा करना चाहता है। तुम तुरंत उनके पास चलो। क्या बापूजी ने ऐसा कहा? चलो, भाग्यवान अभी आता हूँ। तभी दोनों रमेश के पास पहुंचते हैं। तभी मीरा ने बोला कि बाबूजी, मैंने राजू और शीला को दूर दूर तक देखा, लेकिन वे कहीं नहीं दिखे। आपको जो बताना है आप हम लोगों को बता दो, हम लोग उन्हें भी बता देंगे। अच्छा, तो ठीक है बहू। बेटा किशन, मैंने और तुम्हारी माँ ने 2 मटकों में सोना भरकर छुपा दिया था। वे मटके मिट्टी के हैं। हम लोगों ने यह काम इसलिए किया था कि तुम लोगों को भविष्य में कभी पैसों की तकलीफ ना हो। और मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया क्योंकि तुम्हारी माँ ने मना किया था कि तुम लोग आलसी हो जाओगे। इतना कहकर रमेश अपने प्राण त्याग देता है। अरे बुड्ढे, ये भी बता देता कि कहाँ छुपाया है। अब हम लोग इस घर में ढूंढेंगे कि वह सोना कहाँ है। रमेश के निधन के बाद कुछ दिनों तक सब सामान्य रहा, लेकिन एक दिन किशन राजू से कहता है, अरे राजू, अब तुझे बहुत दिन हो गए इस घर में रहते हुए। अब तो बाबूजी के कहने के मुताबिक जंगल के पास वाली हमारी झोपड़ी है, उसमें जाकर रहो। अब तुम्हारा इस घर और यहाँ की जमीन पर कोई हक नहीं है। भैया, ये आप क्या कह रहे हो? इस घर और जमीन पर जितना हक आपका है उतना ही हक मेरा भी है। तो आप इस तरह मुझे डांट फटकार कर घर से क्यों निकालना चाहते हो? अरे ओ राजू, इस घर और जमीन पर सिर्फ मेरा ही हक है। इस जमीन और घर पर तेरा बिल्कुल भी कोई हक नहीं है। अरे तुम लोग तो बाबूजी को ढंग से खाना भी नहीं देते थे और हम लोगों ने उनकी इतनी सेवा की, तो उसी के बदले मुझे यह जमीन और घर मिला है। दोनों भाइयों में झगड़ा बढ़ने लगा। राजू ने तय किया कि इसका जवाब तो गांव के सरपंच जी ही देंगे। फिर दूसरे दिन राजू और किशन सरपंच से मिलते हैं। हाँ, बताइए किशन, क्या हुआ? सरपंच जी, ये लोग मेरे बाबूजी का अच्छे से ख्याल नहीं रखते थे और जब बाबूजी इस दुनिया से गए
तभी राजू और शीला घर में नहीं थे। इनसे नाराज होकर बाबूजी ने सारी जमीन मेरे नाम कर दी। नहीं सरपंच जी, ये झूठ है। मैं अपने बाबूजी का बहुत ख्याल रखता था और हम तो सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए मेला देखने गए थे। किशन, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि बाबूजी ने सारी जमीन तुम्हारे नाम कर दी? हाँ सरपंच जी, मेरे पास कागजात हैं जिन पर बाबूजी का अंगूठा भी लगा हुआ है। तभी सरपंच जी ने वो कागज देखे और बोले, राजू, इस कागज पर तो साफ साफ लिखा हुआ है कि रमेश अपनी सारी जमीन बड़े बेटे किशन के नाम कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? बाबूजी ने आज तक मुझे तो कभी नहीं बताया कि सारी जमीन किशन के नाम कर दी है। राजू, बाबूजी जब आखिरी सांस ले रहे थे तब उन्होंने मुझे अपनी सारी जमीन दे दी। राजू, ये सबूत तुम्हारे खिलाफ है। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो तुम बताओ, अन्यथा तुम ये जगह छोड़ दो। नहीं सरपंच जी, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। सरपंच जी को सब पता था कि किशन झूठ बोल रहा है, पर क्या करे, सबूत सब राजू के खिलाफ थे। सरपंच जी ने फैसला सुना दिया। सरपंच जी के फैसले के बाद राजू और शीला को जंगल वाली झोपड़ी में रहना पड़ा। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। एक दिन शीला बोली, मुझे लगता है कि भैया और भाभी ने हमसे बहुत गलत किया। भगवान उसको उसकी सजा जरूर देंगे। कुछ दिनों बाद जब राजू और शीला अपनी झोपड़ी की सफाई कर रहे थे तो उन्हें 2 मिट्टी के घड़े मिले। जब उन्होंने घड़े खोले तो वे सोने से भरे हुए थे। अरे शीला, इन घड़ों में इतना सारा सोना कहाँ से आया? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। राजू और शीला वो सोना लेकर सरपंच जी के पास गए। राजू, ये सोना किसी का नहीं है। इस पर सिर्फ तुम्हारा हक है क्योंकि यह तुम्हारे पिताजी और माँ ने यहाँ छुपाया था। धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में फैल गई और जब किशन को यह पता चला तो वह तुरंत राजू के पास आया। राजू, इसमें से एक घड़ा मुझे दे दो, इस पर मेरा भी हक है। नहीं भैया, अब इस पर सिर्फ मेरा हक है, क्योंकि इस झोपड़ी के अलावा सारी जमीन तो बाबूजी तुम्हारे नाम कर गए थे ना, इसीलिए इस पर सिर्फ में ही हक है। किशन और मीरा को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राजू और शीला सुखपूर्वक रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। एक बार की बात है, किशनपुर नाम के छोटे से गांव में एक गरीब ठठेरा रहता था। उसका नाम किशन था और वह बर्तन बनाने का काम करता था। उसकी पत्नी का नाम मीरा था। दोनों बहुत मेहनती थे, लेकिन गरीबी उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। कई बार तो उन्हें बिना खाए ही सोना पड़ता था। एक रात जब दोनों बिना खाना खाए सोने की तैयारी कर रहे थे, मीरा उदासी भरे स्वर में बोली, कभी कभी मुझे लगता है कि क्या हम जिंदगी भर ऐसे ही गरीबी में जीते रहेंगे? क्या कभी हमारी जिंदगी बदल पाएगी? नहीं भाग्यवान, मैं कुछ करता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मुझे शहर के पास वाले गांव में जाकर काम करना चाहिए। वहाँ के लोग ज्यादा संपन्न हैं। घर से दूर जरूर रहूंगा, लेकिन शायद वहाँ कुछ अच्छा कमा सकूं। अगले ही दिन किशन अपने छोटे से गठरी में कुछ जरूरी सामान लेकर पास के गांव की ओर चल पड़ा। जब वह उस गांव में पहुंचा तो देखा कि वहां पहले से ही बहुत सारे ठठेरे बर्तन बना रहे थे। यहाँ मुझे ज्यादा काम नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे से पहले ही बहुत ठठेरे हैं। मैं यहाँ पैसे कैसे कमा पाऊंगा? लेकिन खाली हाथ घर भी नहीं जा सकता था। थोड़ा सोचने के बाद किशन के मन में अचानक एक विचार आया। उसने अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा दिया, जिस पर लिखा था कि यहाँ बालों के बदले बर्तन मिलते हैं। बर्तन ले लो बर्तन, यहाँ बालों के बदले बर्तन मिलते हैं। बहुत सारी महिलाएं उसकी दुकान पर आईं और आश्चर्यचकित होकर पूछने लगीं, क्या सच में यहाँ बालों के बदले बर्तन मिलते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। आपको कितने बर्तन चाहिए बताओ? जी, वो बड़ा वाला बर्तन दे दो। जल्द ही पूरे गांव में यह बात फैल गई और सभी महिलाएं अपने कटे हुए बाल लेकर किशन के पास आने लगी।
किशन ने उनके बालों के बदले सभी को बर्तन दे दिए। इसके बाद वह उन बालों को लेकर एक शहर की दुकान पर गया जहां बालों से विग बनाई जाती थी। वहां जाकर किशन ने सारे बाल बेच दिए और बदले में उसे एक चांदी का सिक्का मिला। वह बहुत खुश हुआ और बोला, आज तो बहुत अच्छी कमाई हुई है। अगर रोज ऐसी कमाई हो जाए तो बहुत जल्दी मैं एक गाय या भैंस भी खरीद सकूंगा। कुछ ही दिनों में किशन ने 5 सोने के सिक्के जमा कर लिए और 3 सिक्कों से एक भैंस खरीद ली। वह भैंस को लेकर जंगल के रास्ते अपने घर की ओर लौट रहा था। तभी रास्ते में कुछ डाकुओं का सामना हो गया। हे भगवान, अगर इन डाकुओं को पता चल गया कि मेरे पास 2 सोने के सिक्के हैं तो ये मुझे लूट लेंगे। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। उसके दिमाग में जल्दी से एक चालाकी भरा विचार आया। उसने तुरंत बाल्टी निकाली और भैंस का दूध निकालना शुरू कर दिया। उसने दूध में एक सोने का सिक्का डाल दिया। जैसे ही डाकू रामू के पास पहुंचे, उन्होंने धमकी दी, अरे सुन, जो भी तेरे पास है सब कुछ हमें दे दे। इन्हीं बातों के बीच किशन ने जानबूझकर दूध की बाल्टी गिरा दी। डाकुओं ने बाल्टी में सोने का सिक्का देख लिया और गुस्से में बोले, अच्छा, तू हमसे चालाकी कर रहा है। तेरे पास सोने का सिक्का है और तू कहता है कि तू गरीब है। नहीं भाई, आप गलत समझ रहे हैं। मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। मुझे एक बहुत बड़े महंत साधु बाबा मिले थे जिनकी मैंने बहुत सेवा की। उन्हीं ने प्रसन्न होकर आज मुझे यह भैंस दी है और कहा है कि इसकी सेवा करो। यह रोज दूध में सोने का सिक्का देगी। फिर पता नहीं वह महात्मा जी कहाँ चले गए। क्या? सोने के सिक्के देने वाली भैंस? वाह, इतनी अच्छी भैंस। तो फिर हमें दे दे। नहीं नहीं, अगर मैं यह भैंस आपको दी तो मैं कैसे कमाऊंगा। देख मुसाफिर, तू अपनी भैंस हमें दे दे। हम तुझे इसके बदले 50 सोने के सिक्के देंगे। किशन की चालाकी रंग लाई। उसने चुपचाप हामी भर दी। डाकुओं ने उसे 50 सोने के सिक्के दिए और भैंस को लेकर चले गए। डाकू सरदार ने खुशी खुशी कहा, वाह सरदार वाह, आपने तो कमाल कर दिया। सिर्फ 50 सोने के सिक्कों के बदले जिंदगी भर सोना देने वाली भैंस हमें दे दी। ये सच है, आपसे चालाकी में तो कोई जीत नहीं सकता। जब डाकू अपनी गुफा में पहुंचे तो सरदार ने सबको निर्देश दिया, देखो, मैं तुम्हारा सरदार हूँ। पहले दिन यह भैंस मेरे पास रहेगी, फिर एक एक दिन करके भैंस सबके पास जाएगी, जिससे सभी को सोने के सिक्के मिलेंगे। बाकी डाकू सरदार की बात मानते रहे। लेकिन अगले दिन जब सरदार भैंस का दूध निकालने लगे तो उसमें कोई सोने का सिक्का नहीं निकला। सरदार हैरान रह गए और सोचने लगे, लगता है कि उस मुसाफिर ने हमें बेवकूफ बना दिया है। फिर दूसरा डाकू सरदार के पास आया और कहा, सरदार, अब मेरी बारी है। कितने सोने के सिक्के मिले? अगर मैंने बता दिया कि कोई सोने का सिक्का नहीं निकला तो यह सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। अरे इतनी जल्दी मत करो, आज तो भैंस रखने की बारी तुम्हारी है। देख लेना, कल तक तुम्हें भी पता चल जाएगा। दूसरे डाकू ने यह सुनकर खुशी जताई और भैंस को लेकर चला गया। लेकिन अगले दिन भी जब उसने भैंस का दूध निकाला तो उसमें कोई सोने का सिक्का नहीं निकला। अब उसे समझ में आ गया कि मुसाफिर ने उन्हें धोखा दिया है। वह गुस्से में सरदार के पास गया और कहा, सरदार, उस मुसाफिर ने हमें बेवकूफ बना दिया है। इस भैंस से कोई सोने का सिक्का नहीं निकलता। भैंस को लेकर डाकू किशन के गांव की तरफ चल दिए। उसी बीच किशन ने अपने 50 सोने के सिक्कों से गांव में एक सब्जी की दुकान खोल ली थी। तभी डाकू उसे ढूंढते हुए गांव आ गए। किशन ने दूर से ही डाकुओं को देखा और जल्दी से घर जाकर अपनी पत्नी मीरा को समझा दिया कि देखो, कुछ डाकू मुझे ढूंढते हुए आ रहे हैं। तुम बस वही कहना जो मैं तुमसे कहूँ। फिर वह घर के पास एक पेड़ के पीछे छिप गया। डाकू चिल्लाने लगे, अरे वो मुसाफिर कहाँ है? वह दुकान पर गए हैं। मैं अभी अपनी चिड़िया भेजती हूँ, वह उन्हें बुला लाएगी। तब तक आप लोग आराम से बैठिए। मेरी प्यारी चिड़िया, जाओ अपने मालिक को बुला लाओ। यह सुनकर डाकू हैरान हो गए
उनमें से एक ने आश्चर्य से पूछा, क्या सच में यह चिड़िया अपने मालिक को बुला लाएगी? हाँ, यह बहुत समझदार चिड़िया है। जब भी वो बाहर जाते हैं और मुझसे कुछ कहना होता है तो मैं इसे भेज देती हूँ। यह तुरंत जाकर सब कुछ बता देती है। डाकू सोचने लगे कि यह चमत्कारी चिड़िया कितनी खास होगी। उसी समय किशन पेड़ के पीछे से निकलकर सामने आ गया और हंसते हुए बोला, अरे डाकू भाइयों, आप यहाँ आए हो। चिड़िया ने मुझे बताया कि कुछ लोग मुझसे मिलने आए हैं। तूने हमें बेवकूफ बनाया। तूने हमें जो भैंस दी थी उसने एक भी सोने का सिक्का नहीं दिया। अरे भाई, मैंने तो वही कहा था जो उस महात्मा ने मुझे बताया था। उन्होंने कहा था कि भैंस की सेवा और प्यार करने से ही वह सोने का सिक्का देगी। क्या तुमने भैंस की सेवा की? अरे हाँ, हमने तो बस सोने के सिक्के के चक्कर में इसका दूध निकाला, पर इसकी कोई सेवा नहीं की। ठीक है, ये भैंस तो तुम ही रखो और इसकी सेवा भी करो, लेकिन हमें तुम्हारी चिड़िया चाहिए। नहीं मालिक, यह चिड़िया हमारे परिवार का हिस्सा है। मैं इसे नहीं दे सकता। अगर तुम हमें यह चिड़िया दे दो तो हम तुम्हें इसके बदले 20 सोने के सिक्के देंगे, और अगर नहीं दी तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। घबराते हुए किशन ने बिना ज्यादा सोचे हामी भर दी और 20 सोने के सिक्कों के बदले अपनी चिड़िया डाकुओं को दे दी। डाकू चिड़िया लेकर खुशी खुशी अपने अड्डे पर चले गए। सरदार ने चिड़िया को पकड़कर अपने घर ले जाते हुए कहा, बहुत बढ़िया, हमें एक तेज और बोलने वाली चिड़िया मिल गई है। बेटा, मैं बाहर जा रहा हूँ। अगर तुम्हें कोई जरूरत हो या मुझसे कोई काम हो तो तुम इस चिड़िया से कह देना, ये मुझे जाकर संदेशा दे देगी। डाकू के सरदार के चले जाने के बाद एक व्यक्ति उनसे मिलने आया। तब डाकू का बेटा चिड़िया से कहता है, जाओ, जाकर पिताजी को संदेश दो कि उनसे कोई मिलने आया है। चिड़िया उड़ गई, पर उड़ते उड़ते फिर से किशन के घर पहुंच गई। शाम को जब डाकू घर लौटे तो उन्होंने देखा कि चिड़िया कहीं गायब है। तुरंत उन्हें समझ में आया कि चिड़िया कहाँ जा सकती है। डाकू फौरन किशन के घर पहुंचे और देखा कि चिड़िया वहीं थी। गुस्से में डाकू ने पूछा, ये चिड़िया तुम्हारे पास क्यों आ गई? माफ करना डाकू भाई, हमने इसे अपने परिवार के सदस्य की तरह पाला है। इसका हमसे बहुत गहरा प्यार है। धीरे धीरे यह आपको भी अपना मालिक मान लेगी, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। इस बार यह मेरे पास आ गई है, अगली बार नहीं आएगी। डाकू फिर से चिड़िया लेकर चले गए, लेकिन अब जब भी चिड़िया को मौका मिलता वह उड़कर बार बार किशन के पास आ जाती। इससे डाकू की समझ में आ गया कि किशन ने फिर से उन्हें बेवकूफ बना दिया है। गुस्से में वह बोले, इस किशन को मजा चखाना ही पड़ेगा। इस बार हम इसे ऐसी सजा देंगे जो इसे जिंदगी भर याद रहे कि डाकुओं से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। गुस्से में डाकू किशन के घर पहुंचे। किशन ने एक बार फिर उन्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश की, पर इस बार डाकू ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। वे किशन को पकड़कर एक बोरी में बंद कर लेते हैं और बोरी में भरकर अपने साथ जंगल की ओर चल पड़े। जंगल के रास्ते में एक डाकू थकावट भरी आवाज में बोला, सरदार, बहुत थक गया हूँ। लगता है रामू ने खूब खाया है, तभी तो इतना मोटा हो गया। क्यों ना पास वाली गुफा में थोड़ी देर आराम कर लें। तुम सही कह रहे हो, मैं भी थक गया हूँ। चलो इसे यहीं छोड़ देते हैं और गुफा में थोड़ी देर आराम करते हैं। डाकू किशन को उसी बोरी में छोड़कर गुफा की ओर चल दिए। उसी समय एक गांव वाला अपने भैंसों के साथ वहां से गुजर रहा था। जैसे ही किशन को भैंसों की आवाज सुनाई दी, वह बोरी के अंदर से चिल्लाने लगा, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं इस बोरी के अंदर बंद हूँ। गांव वाले ने किशन की आवाज सुनकर तुरंत बोरी खोल दी और किशन को बाहर निकाल लिया। हैरानी से गांव वाले ने पूछा, अरे भाई, तुम इस बोरी में कैसे चले गए? किशन ने पूरी कहानी सुनाई कि कैसे डाकू उसे मारने के लिए ले जा रहे थे। फिर किशन ने गांव वाले को एक योजना बताई। वे दोनों मिलकर बोरी में पत्थर भर देते हैं। थोड़ी देर बाद डाकू गुफा से बाहर आकर बोरी उठाने लगे। उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि अब बोरी में पत्थर भरे हैं। डाकू ने बोरी उठाकर उसे एक दलदल में फेंक दिया और हंसते हुए कहा, लो, अब इस किशन का काम खत्म हुआ। आज तक इस दलदल से कोई बाहर नहीं निकला। डाकू खुशी खुशी वापस जाने लगे, लेकिन थोड़ी दूर चलते ही उन्हें रास्ते में फिर से किशन मिल गया। डाकू हैरान हो गए और चिल्लाने लगे, अरे, तुमको तो हमने दलदल में फेंक दिया था, फिर तुम यहाँ कैसे आए?
अरे मालिक, आपकी वजह से मेरा जीवन बदल गया। जब मैं दलदल में डूबा तो मुझे नीचे महात्मा की गुफा मिली। वहां महात्मा तपस्या कर रहे थे। उन्होंने मुझे एक सोने का बर्तन दिया और कहा कि इस बर्तन से तुम जितने चाहो सोने के सिक्के निकाल सकते हो। यह कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन दिक्कत यह है कि मैं तो दलदल से बाहर आ गया, पर वह बर्तन वहीं रह गया। इसीलिए मैं इन भैंसों को लेकर जा रहा हूं ताकि उसे बाहर निकाल सकूं। लगता है तुम इतनी आसानी से नहीं मरोगे। तू उस बर्तन को भूल जा और हमें बता कि वह बर्तन कहाँ है। हम जाकर उसे निकाल लेंगे। किशन बड़ी चालाकी से डाकुओं को दलदल की तरफ ले जाने लगा। इस दलदल के बिल्कुल बीच में मैंने महात्मा से मुलाकात की थी। वहीं वह सोने का बर्तन भी है। लालच में अंधे सभी डाकू दलदल में कूद पड़े। कुछ देर में वे दलदल में फंस गए। जितना बाहर निकलने की कोशिश करते, उतना ही अंदर धंसते चले गए। उसी समय गांव का एक व्यक्ति सिपाहियों के साथ वहां पहुंच गया। सरदार और बाकी डाकू दलदल में फंस चुके थे, इसलिए सिपाहियों ने उन्हें बड़ी आसानी से पकड़ लिया। सिपाहियों का सेनापति किशन के पास आया और जोर से बोला, वाह किशन, तुमने अपनी बुद्धिमानी और चालाकी से इतने खतरनाक डाकुओं को आसानी से पकड़वा लिया। तुम्हारी समझदारी ने न केवल तुम्हारी जान बचाई, बल्कि उन डाकुओं को भी पकड़वा दिया जो सालों से राज्य में आतंक मचा रहे थे। यही वे डाकू हैं जिन्होंने राज्य में बहुत सारे लोगों को लूटा था और इनके सिर पर 500 सोने के सिक्कों का इनाम रखा गया था। क्या 500 सिक्के? इससे तो मेरी जिंदगी भर की गरीबी दूर हो जाएगी। तुम्हारी बहादुरी और होशियारी के लिए यह इनाम। किशन, तुमने सच में कमाल कर दिखाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो, हमें घबराने की बजाय समझदारी और धैर्य से काम लेना चाहिए। और साथ ही यह भी कि लालच का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है।